अपने नए लेक्चर के साथ तुम लोगों के बीच में फिर उपस्थित हैं, जिसका नाम है HSAB प्रिंसिपल। ये टॉपिक BSc पार्ट 3 के सिलेबस में दिया हुआ है और इससे सेक्शन C का क्वेश्चन लगभग हर साल आता है। HSAB प्रिंसिपल में डिस्कस करने से पूर्व हम तुमसे ये कहेंगे कि हमारा BSc पार्ट 2 का लेक्चर एसिड एंड बेसिस, जो कि कई पार्ट में है, उसे जरूर देख लो। यहां पे एक रिवीजन हम जरूर करा देंगे और रिवीजन के पॉइंट्स को नोट करो कि जैसे कोई कैटायन है तो वो कैटायन हम लोगों का एसिड की तरह काम करता है और कोई हम लोगों का एनायन है तो वो बेस की तरह काम करता है। अब एसिड और बेस की कुछ थ्योरीज दी गई, जिनको एक एक लाइन में रिवाइज कराते हैं, जो पिछले क्लासों में पढ़ी गई। नंबर 1, अर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अर्हीनियस ये कहते थे कि ऐसे सभी कंपाउंड्स जो जल में डिजॉल्व होकर H+ आयन देते हैं वो एसिड है, और जो पदार्थ जल में डिजॉल्व होकर OH- आयन देते हैं वो बेस है। दूसरा कॉन्सेप्ट आया लॉरी और ब्रॉन्स्टन का कॉन्सेप्ट। उन्होंने कहा प्रोटॉन डोनर्स आर एसिड एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर्स आर बेस। तीसरा कॉन्सेप्ट आया लुईस का कॉन्सेप्ट। उन्होंने कहा लोन पेयर एक्सेप्टर्स आर एसिड एंड लोन पेयर डोनर्स आर बेस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया लक्स एंड फ्लड कॉन्सेप्ट, जिसमें कहा गया कि ऑक्साइड आयन डोनर्स आर बेस एंड ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर्स आर एसिड। इसके बाद में आया सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट, जिसमें कहा गया पहला पॉइंट, कोई भी सॉल्वेंट ऑटो आयोनाइज होता है और उसके फलस्वरूप एक कैटायन देता है और एक एनायन देता है। अब किसी पदार्थ को उसमें हम डिजॉल्व करें तो अगर वो कैटायन की मात्रा बढ़ा देगा तो वो एसिड होगा, और एनायन की मात्रा बढ़ा देगा तो बेस होगा, किसी की मात्रा नहीं बढ़ाएगा तो न्यूट्रल होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था यूस्नोविच का कॉन्सेप्ट। यूस्नोविच ने ऊपर के सभी कॉन्सेप्ट की समरी बना दी थी। तो इतना कुछ हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम यहां पे शुरू करते हैं अपना HSAB प्रिंसिपल, लेकिन इसको शुरू करने से पूर्व, HSAB प्रिंसिपल को शुरू करने से पूर्व हम बात करेंगे 1866 की। 1866 में दो केमिस्ट हुए। एक का नाम था आर्लैंड चैट और दूसरे का नाम था डेविस। क्या नाम था? एक का आर्लैंड चैट और दूसरे का नाम था डेविस। इन दोनों साइंटिस्ट ने मेटल आयंस को दो समूहों में बांटा और एक को कहा क्लास ए मेटल आयन
और दूसरे को कहा क्लास बी मेटल आयन। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेफरेंशियल रिएक्शन और प्रेफरेंशियल वैलेंसी। अब समझते हैं ये प्रेफरेंशियल रिएक्शन या वैलेंसी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, यदि हमारे पास एक प्लेट है जिसमें समोसे रखे हुए हैं और एक दूसरी प्लेट है जिसमें रसगुल्ले रखे हुए हैं, और हमने आदित्य से कहा कि किसी एक चीज को उठा लो, तो उसने रसगुल्ले को उठा लिया, तो हम कहेंगे कि आदित्य ने रसगुल्ले को समोसे के ऊपर प्रिफर किया। इसी प्रकार मान लो हमने विकास को कहा कि तुम दोनों में से कोई एक चीज को उठाओ, और उसने समोसे को उठाया, तो हम लोग कह सकते हैं कि विकास ने समोसे को रसगुल्ले के ऊपर प्रिफर किया। अब हम लोग आदित्य को ए क्लास में डाल देंगे जिनको रसगुल्ले पसंद हैं, और विकास को बी क्लास में डाल देंगे जिनको समोसे पसंद हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास एक बेस है और हमारे पास दो मेटल आयन है, हमने एक मेटल आयन को पहले रिएक्ट कराया तो उसने प्रिफर किया, रिएक्शन किया, तो उसको एक ग्रुप में डाल दिया, और दूसरे मेटल आयन को रिएक्शन कराया, उसने प्रिफर नहीं किया, रिएक्शन नहीं किया, तो उसको बी ग्रुप में डाल दिया। तो अब आर लैंड चैट और डेविस ने मेटल आयन को दो कैटेगरी में बांटा, क्लास ए मेटल आयन और क्लास बी मेटल आयन। क्लास ए मेटल आयन की प्रॉपर्टीज उन्होंने बताई। लेट अस डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ क्लास ए मेटल आयन। प्रॉपर्टी नंबर 1, स्मॉल साइज। प्रॉपर्टी नंबर 1, स्मॉल साइज। प्रॉपर्टी नंबर 2, हाई चार्ज। प्रॉपर्टी नंबर 3, हाई पोलराइजिंग पावर। प्रॉपर्टी नंबर 4, लो पोलराइजेशन। और प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। दोबारा इनको सुनो। स्मॉल साइज नंबर 1, नंबर 1 क्या हुआ? स्मॉल साइज। नंबर 2, हाई चार्ज। नंबर 3, हाई पोलराइजिंग पावर। नंबर नेक्स्ट, लो पोलराइजेशन। नेक्स्ट, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब हम लोग चलते हैं इसके अपोजिट ग्रुप में, जिसको कहा गया क्लास बी मेटल आयन। और क्लास बी मेटल आयन की प्रॉपर्टीज क्लास ए का अपोजिट होगी। पहला पॉइंट, लार्ज साइज। पॉइंट नंबर 1, लार्ज साइज। पॉइंट नंबर 2, स्मॉल चार्ज। पॉइंट नंबर 3, लो पोलराइजिंग पावर। पॉइंट नंबर 4, हाई पोलराइजेशन। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, लो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो हमारे पास दो क्लास हो गए। एक को हम लोग कहेंगे क्लास ए और दूसरे को कहेंगे क्लास बी। दो क्लास, क्लास ए एंड क्लास बी, on the basis of Chat and Davis. After 1866, the year comes 1960. 1866 के बाद में बात आती 1960 की, 1960 की। 1960 में अमेरिकन केमिस्ट है जिनका नाम है राल्फ जी पियर्सन। R.G. Pearson, Ralph G. Pearson, an American chemist,
in 1961 has given HSAB प्रिंसिपल। तो HSAB प्रिंसिपल किसने दिया था? राल्फ जी पियर्सन ने दिया था। किस ईयर में दिया था? 1960 में दिया था। और अब बात करते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो हियर H स्टैंड्स फॉर हार्ड। H का मतलब है हार्ड। S मीन्स सॉफ्ट। S का मतलब है सॉफ्ट। A का मतलब है एसिड और B का मतलब है बेस। तो इसका पूरा नाम हो गया हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल। हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल। इट इज गिवन बाय राल्फ जी पियर्सन इन 1960। अब ये जो प्रिंसिपल हम लोगों का है, जिसको HSAB प्रिंसिपल कहते हैं, ये प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था, क्योंकि इसने ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक के साथ यूनिफाई किया। इसने ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक के साथ यूनिफाई किया। और इस प्रिंसिपल की सहायता से हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, अकरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इन सिलेक्शन ऑफ साइट ऑफ बॉन्डिंग, अकरेंस ऑफ ओर, अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, इस प्रकार के लगभग बहुत से क्षेत्रों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। बस एक चीज की कमी थी कि पियर्सन का HSAB प्रिंसिपल क्वालिटेटिव प्रिंसिपल था, ये क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट नहीं था, जिसको आगे जी क्लॉपमैन ने इंट्रोड्यूस किया था। अब पियर्सन ने क्लास ए के लिए वर्ड यूज किया हार्ड। क्या किया? हार्ड वर्ड का यूज किया क्लास ए के लिए। He said that hard means क्लास ए। तो जो प्रॉपर्टीज क्लास ए की थी वही प्रॉपर्टीज हार्ड की होगी। मतलब स्मॉल साइज, हाई चार्ज, हाई पोलराइजिंग पावर, लो पोलराइजेबिलिटी एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ये जो दूसरा क्लास बी था, इसके लिए उन्होंने वर्ड यूज किया सॉफ्ट। और सॉफ्ट की वो प्रॉपर्टीज थी जो क्लास बी की प्रॉपर्टीज हैं, अर्थात लार्ज साइज, स्मॉल चार्ज, स्मॉल पोलराइजिंग पावर, हाई पोलराइजेशन एंड लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन पियर्सन ने एक नया वर्ड यूज किया, दैट न्यू वर्ड इज नोन एज बॉर्डर लाइन। तो पियर्सन ने मेटल आयंस को डिवाइड किया 3 कैटेगरी में। कैटेगरी नंबर 1 हार्ड एसिड, कैटेगरी नंबर 2 बॉर्डर लाइन एंड कैटेगरी नंबर 3 सॉफ्ट एसिड। और जिस तरह से उन्होंने एसिड को इंट्रोड्यूस किया, उसी तरह से उन्होंने बेस को भी क्लासिफाई किया। नंबर 1 हार्ड बेस, नंबर 2 बॉर्डर लाइन बेस, नंबर 3 सॉफ्ट बेस। अब ये दोनों टेबल्स हम इस वीडियो में आपको शो कर रहे हैं, जिसको कि आप टेबल से नोट कर लेंगे। लेकिन अगर कहीं पर कंपेयर करना होगा तो बहुत आसानी से बता दोगे। जिसका साइज छोटा होगा वो हार्ड होगा, जिसका साइज बड़ा होगा वो सॉफ्ट होगा। जैसे मान लो हमारे पास नाइट्रोजन है और सल्फर है, किसका साइज छोटा है? नाइट्रोजन का साइज छोटा है और सल्फर का साइज बड़ा है। तो सल्फर इज सॉफ्ट एंड नाइट्रोजन इज हार्ड।
हमारे पास में फ्लोरीन है और आयोडीन है, या फ्लोराइड एंड आयोडाइड है। फ्लोराइड का साइज छोटा है तो फ्लोराइड इज हार्ड, आयोडाइड का साइज बड़ा है, आयोडाइड इज सॉफ्ट। हम लोग के जो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, या बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, जो फर्स्ट ए और सेकेंड ए के ग्रुप के एलिमेंट है, इनके रेडियस अपने अपने पीरियड में हम लोग अगर इनको देखें तो ये जो छोटे साइज के होंगे उनको हम हार्ड कहेंगे, और जो बड़े साइज के होंगे उनको हम लोग सॉफ्ट कहेंगे। तो अब बात करते हैं पियर्सन के कॉन्सेप्ट की। पियर्सन बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट कहते थे कि हार्ड एसिड प्रिफर्स टू बाइंड विद हार्ड बेस एंड सॉफ्ट एसिड प्रिफर्स टू बाइंड विद सॉफ्ट बेस। हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ बाइंड करने की प्राथमिकता देता है, और सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ बाइंड करने की प्राथमिकता देता है। दोबारा सुनो, हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ स्टेबल बॉन्ड बनाता है, और सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के बाद साथ में स्टेबल बॉन्ड बनाता है। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि हार्ड का रिएक्शन सॉफ्ट से नहीं हो सकता, या सॉफ्ट का रिएक्शन हार्ड से नहीं हो सकता। ये हो सकता है, बट रिजल्टेंट विल नॉट बी स्टेबल, लेकिन बनने वाला स्टेबल नहीं होगा। रिजल्टेंट विल नॉट बी स्टेबल, बनने वाला स्टेबल नहीं होगा। तो अब फिर पियर्सन का कॉन्सेप्ट सुनो, हार्ड एसिड प्रिफर्स टू बाइंड विद हार्ड बेस एंड सॉफ्ट एसिड प्रिफर्स टू बाइंड विद सॉफ्ट बेस। दिस डज नॉट मीन्स दैट हार्ड एंड सॉफ्ट कैन नॉट इंटरेक्ट। हार्ड एंड सॉफ्ट कैन इंटरेक्ट, but resultant compounds will have lower stability। बनने वाले कंपाउंड्स की जो स्टेबिलिटी होगी वो कम होगी। एक बहुत सुंदर सा उदाहरण इसके बारे में देना चाहेंगे। जैसे शब्दों को हम बताते हैं कि अगर शादी विवाह की बात करो, मैरिज की बात करो, तो बच्चे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। अब मान लो हमारे पास में एक लड़का है जिसका हाइट छोटा है, जो छोटे साइज का है, इस तरह से, और एक लड़की ऐसी है जिसकी हाइट बहुत लंबी है, या इसका अपोजिट हम लोगों का एक लड़का है जिसका हाइट बहुत लंबा है, और एक लड़की है जिसकी हाइट बहुत छोटी है। अगर इस तरह की कंडीशन है तो इनका जयमाल कराने के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि यहां पे इस लड़के को ऊपर उठाना पड़ेगा और यहां पे इस लड़की को ऊपर उठाना पड़ेगा। तो जयमाल तो इसमें हो सकता है, लेकिन जयमाल कराने में कठिनाई आएगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर लड़का और लड़की दोनों का साइज एक समान है, हाइट में थोड़ा बहुत अंतर है, तो उसके बीच में जयमाल आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हार्ड एसिड है तो वो भी छोटा है, हार्ड बेस है
तो वो भी छोटा है, तो दोनों का जयमाल या दोनों का रिएक्शन आसानी से हो जाएगा, और आसानी से हो जाएगा तो मजबूत बॉन्ड बनेगा। इसी तरह से सॉफ्ट एसिड जिसका साइज बड़ा होगा और सॉफ्ट बेस जिसका साइज बड़ा होगा, इनका भी रिएक्शन आसानी से हो जाएगा, और आसानी से हो जाने के कारण मजबूत बॉन्ड बनेगा। तो बच्चों, आज हम लोग ने सीखा HSAB प्रिंसिपल। अगले लेक्चर में हम बताएंगे एप्लीकेशन ऑफ HSAB प्रिंसिपल्स। तब तक इसको ध्यान से देखो। कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे नंबर 9719660833 पर कॉल कर सकते हो, SMS कर सकते हो। और सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे चैनल जिसका नाम है डॉक्टर विवेक दीक्षित, इसको सब्सक्राइब कर लो, जिससे नया लेक्चर पढ़ते ही तुम्हें पता चल जाए और तुम आसानी से उसको देख सको। मेरे विचार से तुम्हें ये लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। मेहनत से पढ़ो। गुड लक।